गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस विषय को लेकर डिस्कशन करेंगे ये विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आज हम जो भी जीवन जी रहे हैं, जो फ्रीडम वाला जीवन जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सच्चा देशभक्त होगा, जो भी सच्चा मानव होगा, जो भी अपने फ्रीडम को समझता होगा, जिसके अंदर भी देश के प्रति थोड़ी सी भी भावना होगी, वो 100% इस टॉपिक को समझेगा और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझेगा। ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं ये कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को कम से कम शब्दों में आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हिंदी में इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। ये 1920 से 22 तक चला, लेकिन इन 2 सालों में इसने जो प्रभाव छोड़ा वो अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा बात है। चलिए आपको फिर से बता दूं, अगर कोई मेरे इस YouTube चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, उनके लीडरशिप के अंडर शुरू हुआ, 1921 में स्टार्ट हुआ। इट वाज अ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब होता है ये कोई छोटा मोटा दौर या छोटे मोटे लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, या छोटे मोटे भीड़ तक ही सीमित नहीं रहा। ये बहुत बड़ा रूप लिया, लाखों लोग इसमें जुड़े, लाखों लोगों की चेतना, सोच, सब चीज़ों पर इसने बहुत बड़ा परिवर्तन डाला। इट वॉज अ नॉन वायलेंट खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये एक टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़कर इस भीड़ को और बड़ा भीड़ बनाया, ताकि ब्रिटिश सरकार को ये पता चल सके कि वो जितना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं अब उसको ख़त्म करने की बारी है। अब उनका जो पॉलिसी है वो अब नहीं चलेगा, उनको इस देश से बोरिया बिस्तर बांध कर जाने का समय आ गया है। इट्स मेन एम्स देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेन एम्स क्या थे, किस किस कारणों से इसको कहाँ तक लेकर चला गया, कहाँ तक ये कितना दूर तक अचीवमेंट को प्राप्त किया और इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ हुई, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले इसके एम्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। टू redress the wrong things done to the people of पंजाब एंड टर्की। बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू पंजाब के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसके अगेंस्ट में ये कदम लिया गया। मैं बता दूं, पंजाब के लोगों के साथ जैसे ही 1919 में रॉलेट एक्ट आया, उसके तहत बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्रांतिकारियों को, बहुत सारे लीडर्स को बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी कोर्ट के मूवमेंट के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली उनको पुलिस पकड़ के ले गई और उनको अंदर ही अंदर उनके साथ क्या किया गया ये किसी को बताया नहीं गया। जाहिर सी बात है उनको मार ही दिया गया होगा। और खासकर जब रॉलेट एक्ट आया उस वक्त जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, जो इतनी भयंकर त्रासदी हुई, उसके विरुद्ध भी प्रदर्शन करने के लिए इस मोमेंट को चुना गया। और साथ ही साथ ये जो तुर्की में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब ब्रिटिशर्स लोग तुर्की को जीत गए थे, तब वहाँ से उन लोगों ने इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है जिसको हम लोग खलीफा कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया था कि खलीफा का पोस्ट को ही ख़त्म कर देंगे। पूरा का पूरा जो रिलीजियस पावर्स है, जो भी उसका अपना जो स्प्लेंडर है, जो भी उसका अपना खूबी है, जो भी है उसका ग्लोरी है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे खलीफा की। तो इसके विरुद्ध में पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हुए और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध नारे लगाने लगे। और गांधी जी को ये लगा कि ये समय है हिंदू और मुस्लिम एकता को दिखाने का, ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने के लिए एक भीड़ को बड़ा भीड़ बनाने का, मास रूप देने का। और तीसरा सबसे बड़ा मुख्य मकसद था अटेनमेंट ऑफ स्वराज, लोगों को ये बताने का कि स्वराज क्या होता है,
लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं था, अभी तक वो लोग ब्रिटिश इंडिया में ही जी रहे थे। आम लोग अभी तक इस भावना से जुड़े ही नहीं थे कि स्वराज क्या होता है। तो लोगों को स्वराज की भावना के बारे में उचित और सही जानकारी देना, उनके अंदर चेतना को जगाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. गांधी जी का मानना ये था कि ब्रिटिश सरकार हमारे देश में अगर राज कर रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो कॉपरेशन है, हमारा जो सहयोग है, उस सहयोग के कारण ब्रिटिश सरकार हमारे देश में राज कर रही है। अगर ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ना है तो ये सहयोग ही उनको देना बंद कर दे। इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया था असहयोग आंदोलन या नन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अंडर में जितने भी लोग काम करते थे वो तो कॉपरेट ही करते थे, बदले में उनको एक बहुत ही छोटी सी रकम दी जाती थी। तो गांधी जी ने लोगों के थ्रू ये जन चेतना या ये भावना फैलाने की कोशिश की कि आप कॉपरेट करना छोड़ दो, 1 साल के अंदर वो लोग अपने आप चले जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था गांधी जी के लिए, ये असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। और दूसरा, उन्होंने साथ ही साथ अपने भाषण में ये भी कहा था और लोगों के अंदर चेतना जगाने के लिए ये बिल्कुल सत्य ही कहा था कि if the Indian refused to cooperate British rule in India, then it would collapse within a year and Swaraj would come. Therefore he started the non-cooperation movement. सीधी सी बात है, उस समय हमारे देश का जो पॉपुलेशन था वो 60 करोड़ था और ब्रिटिशर्स लोगों का पॉपुलेशन हमारे देश से मैक्सिमम 30,000 के आसपास था। ये तो सोचने वाली बात है कि मात्र 30,000 लोग 60 से 70 करोड़ लोगों पर कैसे राज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब तक ये 60 करोड़ का पॉपुलेशन 30,000 को सपोर्ट नहीं करे। तो ये जो चेतना थी, ये जो समझने वाली बात थी, ये गांधी जी समझे और लोगों के अंदर जगाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में भी आता है, स्टैंडर्ड 12 के भी सिलेबस में आता है। नॉन कॉपरेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से 100% स्टैंडर्ड 8 से 9, 10, 11, 12 तक ज़रूर पूछा जाता है। चलिए ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके मुख्य रीजंस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, ब्रिटिशर्स लोग अपने जितने भी कॉलोनीज थे पूरी दुनिया में, सभी कॉलोनीज से ही खर्चे उठाकर वहाँ कर्ज में दबाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लड़ाई का जो खर्चा था वो उठाया गया। इसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के जितने भी कॉलोनी थी, क्योंकि उस समय हम इंडिया तो बोल नहीं सकते थे, ये ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया से भी जो पैसा यहाँ से लिया गया, उस अतिरिक्त पैसे को लेने के चलते हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड टू द माइजरी ऑफ द इंडियन पीपल, हेवी टैक्सेस, हाई प्राइसेस, famines एंड एपिडेमिक्स मेड द पीपल्स लाइफ मिजरेबल। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था, ये बहुत बड़ा कारण था जिसने लोगों के जीवन को पूरी तरीके से नष्ट होने के कागार पर ला दिया था। बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस समय फेमाइन भी आया था और एपिडेमिक्स भी आया था। एपिडेमिक मतलब महामारी, प्लेग महामारी बहुत तेज़ी से उसमें फैल रहा था और अकाल भी पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें मिलके कहा जाए तो देश के जो हालत थी, बहुत बुरी तरीके से देश की हालत को नष्ट कर दी थी। ये फेमाइन के चलते बंगाल में ही लगभग 30 लाख लोग मर गए थे। चलिए नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इन्वाइटेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया है। रॉलेट एक्ट बेसिकली एक ऐसा एक्ट था, मैं बता दूं फिर से कि ये एक ऐसा एक्ट था, ब्रिटिशर्स लोग देख रहे थे कि और जब दबाने का मौका नहीं मिल रहा है, राज करने का सही ढंग से मौका नहीं मिल रहा है, तो वो लोग हमेशा अपना पॉलिसी को चेंज करते थे। लोग प्रोटेस्ट करने लगे। लोग, जाहिर सी बात है, जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तो वो प्रोटेस्ट तो करेगा ही।
तो इसलिए कि कोई प्रोटेस्ट नहीं करे, लोगों को डरा कर, धमका कर, मार कर उनके ऊपर राज किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में रिसोर्स का भरमार है, ये रिसोर्स को जितना जल्दी उठा सके उनके लिए बढ़िया है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी प्रोटेस्ट करता था, जो भी अगेंस्ट खड़ा होता था, फिर उसको कानून के हिसाब से उसको सज़ा देना होता था। तो ब्रिटिशर्स लोग, जाहिर सी बात है, पूरा कानून ही उनका अपना था, तो उन्होंने एक लॉ पास किया, रॉलेट एक्ट। सीधी सी बात है, उसमें बिना किसी कोर्ट के कागजात के, बिना किसी कोर्ट इन्वॉल्वमेंट के, सीधा सीधा पुलिस को सारा पावर दे दिया गया था कि आपको जिसके ऊपर भी एनीबडी सस्पेक्टेड, डाउट, जिस पे भी डाउट लगे या जिसके ऊपर भी किसी तरह का डाउट हो कि ये ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट काम कर रहा है, बस उसको उठा लो और कहीं ले जाकर उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो ये कानून ब्रिटिश लाए थे, और इसके तहत बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को, बहुत सारे पॉपुलर लोगों को रातों रात गायब कर दिया गया या मार दिया गया। तो ये रॉलेट एक्ट ने लोगों के मन के अंदर एक बहुत बड़ी रोष की भावना को जगाने का काम किया। साथ ही जो जालियांवाला बाग था, अमृतसर में जालियांवाला बाग एक जगह है जहाँ लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर जनरल डायर ने एक भयंकर अन्याय किया था, इनजस्टिस किया था। वहाँ के लोगों को बिना बताए, बिना किसी आदेश का, बिना किसी इन्फॉर्मेशन का, जो लोग बैसाखी मना रहे थे उनके ऊपर उसने गोलियां चलवा दी। वैसे रिपोर्ट में तो 400 से 500 लिखा जाता है, बट हकीकत में वहाँ हज़ारों लोग मारे गए थे। तो ये भी लोगों के मन में एक रोष दिलाने का बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद एक और कारण था कि मुस्लिम बिकेम अनहैप्पी ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ तुर्की। तो तुर्की जीतने के बाद खलीफा पद में जो भी खलीफा के अधिकारी होते हैं, उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट किया गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके विरुद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम्स एक साथ खड़े हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। भारत में जो लोग खड़े हुए, दो भाई थे, शौकत अली और लियाकत अली, ये दो भाई थे हैदराबाद के। इन लोगों ने भारत में ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट किया, उसको हम लोग खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। तो ये भी इस एक बहुत बड़ा कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे जुड़ने का। और साथ ही साथ मेनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी सफर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा टैक्स बढ़ जाएगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो भाई समाज में रहने वाले हर स्तर के लोग हैं, सभी लोग तो अमीर नहीं हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास है, कुछ बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास है, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन द टाउन वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, द मिडिल क्लास हैव बीन हिट बाय हाई प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। इस समय क्योंकि ज़्यादातर फूड जो भी था वो अपने सैनिकों के लिए ब्रिटिश सरकार भेज रही थी, हमारे देश का खाना, यहाँ पर जो भी फूड स्टॉक था, जाहिर सी बात है फूड स्टॉक को अगर बाहर भेजा जाएगा तो यहाँ के लोग क्या खाएंगे। तो उनके साथ शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, अन्न की कमी हो गई, और अन्न कम हुआ तो अन्न का दाम भी बढ़ गया, बहुत सारे लोग भूखे मरे थे, बहुत सारे लोग। एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी ब्रिटिश सरकार यहाँ से जहाज़ों में लादकर अपने देश भेज रही थी ताकि लड़ाई में काम हो सके। उनको वैसे भी कोई मतलब ही नहीं था इंडिया के लोग जिए या मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये तो उनका कॉलोनी था, बस राज करो, लूटो और जितना दूर तक कर सकते हो अन्याय करके चले जाओ। उनके लिए तो ये प्रॉफिट वाली बात थी, हमारे लिए अन्याय थी, क्योंकि हम लोग सो रहे थे, हमारे अंदर वो अवेयरनेस था ही नहीं। ये अवेयरनेस जगाने का काम महात्मा गांधी के जैसे और भी हजारों महान महापुरुषों ने किया। चलिए, द रूरल पुअर एंड पीजेंट्स वर द विक्टिम ऑफ वाइड स्प्रेड ड्रॉट एंड एपिडेमिक्स। द ब्रिटिश वेर अनमाइंडफुल टू दीज डेवलपमेंट्स। ये जो अविकास हुआ, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हुए, फेमाइन्स आया, एपिडेमिक्स आई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ब्रिटिशर्स को। तो इनका रवैया ही बहुत ही बुरा था, बस वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे शुरू से। तो ये जब तक लोग नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कभी भी वो मूवमेंट बन ही नहीं सकता है। तो इसके आगे देखेंगे द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की बैठक हुई नागपुर में, जिसमें गांधी जी ने ये आइडिया दिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन का आइडिया कहाँ पर आया, तो कांग्रेस सेशन नागपुर के बैठक में नॉन कॉपरेशन का आइडिया आया।
चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स से जिसके द्वारा नन कॉपरेशन मूवमेंट को दिखाया गया, दर्शाया गया। सबसे पहले रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स। गांधी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों को ब्रिटिश सरकार ने टाइटल दिया था, जस्ट एक मैंने दिखावा दिया था कि हम आपके काम से बहुत खुश हैं। सुब्रमण्यम अय्यर और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि मिली थी, और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की भी उपाधि मिली थी। इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने जो उपाधि दी, इन लोगों ने इसको वापस कर दिया। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, मेडल मिला था, इसको भी गांधी जी ने वापस कर दिया। ये भी एक तरीके का आक्रोश दिखा सकते हैं आप, नॉन वायलेंट तरीके से। आप अपनी नाराजगी को इस तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं। इन लोगों ने अपने टाइटल को रिटर्न कर दिए। रिजाइनिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉब्स, मेनी ऑफिसर्स रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स, बहुत सारे लोगों ने वोट देने से मना कर दिया, और जो भी इलेक्शंस हो रहे थे लोगों ने उसका बहिष्कार किया। और साथ ही साथ जब लोगों ने वोट देने का बहिष्कार किया, उस समय बॉयकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट्स, ये सब जगह का बहिष्कार होना शुरू हुआ। और धीरे 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 ये आक्रोश बड़ा जन आक्रोश का रूप लेने लगा। इसके बाद एक और बहुत बड़ा काम हुआ, वो था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब लोगों ने एक बड़ा ही पावरफुल मेथड चुना कि भाई जब कॉर्पोरेट नहीं करना है तो ये भी कॉर्पोरेट क्यों टैक्स देकर करना। तो इन लोगों ने टैक्स ही देना बंद कर दिया, क्योंकि इनका कहना था भाई हम रिकॉग्नाइज नहीं करते आपको गवर्नमेंट के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा लोगों का देखभाल करती है, आप सिर्फ लूट रहे हो और हमें कष्ट पहुंचा रहे हो। लोगों ने पेमेंट ही देना, टैक्स ही देना बंद कर दिया। तो ये सारे प्रोटेस्ट के तरीके थे। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि कुछ मेथड्स बताइए, डिफरेंट मेथड्स विच वेर प्रपोज्ड फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रिटर्निंग ऑफ द टाइटल्स, रिजाइनिंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट जॉब्स, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स, इसमें आ जाएगा स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट, सब जगह से, यूनिवर्सिटी से बॉयकॉट हुआ, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस था, ये ज़्यादा असर किया, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ब्रिटिश सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, और ये जो रिज़ाइन किया लोगों ने, तो रिज़ाइन करने से ब्रिटिश सरकार का ऑफिस का काम बंद हो गया, रुक गया, ये असर किया। और इससे ज़्यादा असर क्या, इकोनॉमिकली ये जो पेमेंट देना बंद हो गया, ये असर ज़्यादा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे एक मास मूवमेंट में तब्दील हुआ, इसके बारे में समझेंगे। Non-cooperation movement was launched by Gandhiji's leadership in 1921. It aimed at protesting against the injustice done to Punjab and Turkey and to attain the Swaraj. Educated middle class led the movement in town and cities. Educational institutions, law court, foreign goods were boycotted. सीधी सी बात है, ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाना तो उनके मार्केट को बंद करो, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो। गांधी जी ने इसी के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन भी चालू किया था, जिसमें उनका साफ साफ कहना था कि देश से बनी हुई चीज़ों का व्यवहार कीजिए, विदेश से आई हुई चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। तो इससे ब्रिटिश सरकार को जो लॉस हुआ, तब वो लोग इस आंदोलन को सीरियसली लेने लगे। काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड इन ऑल प्रोविंसेस। उसमें बेसिकली 8 प्रोविंस थे बड़े बड़े, उन सब में जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे उस सब का बहिष्कार किया गया। एक्सेप्ट मद्रास वेयर जस्टिस पार्टी ऑफ द नन ब्राह्मण्स कॉन्टेस्टेड। सिर्फ मद्रास में इलेक्शंस हुए जहाँ पर जस्टिस पार्टी था, जहाँ पर नन ब्राह्मण्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सभी काउंसिल इलेक्शंस का बहिष्कार हो रहा था उस समय 1920-21 के दौरान, तो कौन से प्रोविंस में इलेक्शन हुए, तो वो था मद्रास के प्रोविंस में इलेक्शन हुए। नेक्स्ट है पीजेंट्स रिकॉग्नाइज्ड मूवमेंट। पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द मूवमेंट्स अगेंस्ट तालुकदार लैंडलॉर्ड इन द विलेजेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। इस समय कुछ लोग थे जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, या उनको अपना बहुत कुछ मानते थे, या मार्गदर्शक मानते थे, और उनके रास्ते पर बताए चलते थे। तो और उन लोगों ने भी वही काम किया जो गांधी जी अपने जगह पर कर रहे थे, उनको मानते हुए। तो यहाँ पर पीजेंट्स लोगों के बीच में ये जो बंधुआ मजदूर थे, इन लोगों ने तालुकदार और अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में इन लोगों ने भी मूवमेंट स्टार्ट किया,
और उस समय इनका क्रेडिट जाता है बाबा रामचंद्र को। ट्राइबल पीपल स्टार्टेड एन आर्म्ड स्ट्रगल इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू को हम लोग याद करते हैं क्योंकि वो भी एक बहुत महान थे। हाँ, उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग था, वो ज़रा वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में ये वहाँ रहते थे और उस जगह पर ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे नियम लगाकर लोगों को जंगल में घुसने से मना कर दिया, वहाँ की लकड़ियों को चुनने से मना कर दिया, जंगल में शिकार करने से मना कर दिया, जंगल में जानवरों को चराने से मना कर दिया। आप सोच लो, जो गांव का आदमी है जब वो अपना जंगल में पशुओं को चरा नहीं पाएगा, जंगल से लकड़ियाँ फल नहीं चुन पाएगा, वहाँ पर जंगल में जो नदी तालाब होते हैं वहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस तरीके का, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल ज़्यादातर जंगल पर ही डिपेंडेंट होते थे, तो इनका जीवन नर्क ऐसे ही हो गया था। तो अंत में नर्क वाला जीवन सब तो जी रहा था, मगर विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का जो भावना आया वो बहुत देर से लोगों में जागा, इसलिए बहुत देर से हमें आज़ादी मिली। यहाँ जो आंदोलन था इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। ये जो आंदोलन इनका जो तरीका था वो वायलेंट तरीका था, नॉन वायलेंट नहीं था। साथ ही साथ वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ आसाम, इन लोगों ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दिया और ये भी स्ट्रगल करने लगे। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम था सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इनके साथ कानून लगाया गया कि आप प्लांटेशन एरिया को छोड़ के जा नहीं सकते, आप घर नहीं जा सकते हो, आपको प्लांटेशन एरिया में ही रहना होगा, आपको यहाँ पर 24 घंटे काम में लगे रहना होगा। अब इनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो गया कि भाई जो काम कर रहा है उसको घर नहीं जाना है, वहीं रहना है। अब वहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि जंगलों में काम करना एक अपने आप में रिस्क होता है, अगर आप मर गए काम करते वक्त तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके का अन्याय जब इनके साथ हुआ तो इन लोगों ने भी गांधी जी का साथ देने का फैसला किया और आंदोलन को एक बहुत बड़ा मजबूत रूप दिया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट है क्या कि भाई इतना तो आंदोलन हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार अभी तक सोई क्यों थी। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक। ये बड़ा ही ड्रामेटिक इफेक्ट था। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड। क्या हुआ, जितने भी विदेशी चीज़ें थी, विदेशी वस्तुएं थी, इन सब का बॉयकॉट हुआ, लोगों ने खरीदना छोड़ दिया और जो खरीद के रखे थे उसमें आग लगा दिया। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। लिक्वर शॉप मतलब जितने भी शराब की दुकानें थी ब्रिटिश सरकार की, उन सबको लूट के तोड़ फोड़ दिया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ट इन ए ह्यूज बॉनफायर। ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट अपना आक्रोश दिखाने के लिए लोग सामूहिक रूप से चौराहे पर ब्रिटिश सरकार के प्रोडक्ट्स को लाते थे और आग लगाकर उसको ब्रिटिश सरकार को दिखाते थे। इस समय द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड। ये जो इम्पोर्ट होता था वो आधा हो गया 21-22 में, और इसका वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ में आ गया। जरा सोच सकते हैं 1920 में जब ब्रिटिश सरकार 102 करोड़ का खाली कारोबार करती थी कपड़ों का, मतलब कितना वो हमारे देश से कमाते थे, मैं तो सोच के हैरान हूँ। उस समय 102 करोड़, उस समय जबकि 1920-21 में पैसा और सिक्का चलता होगा, जाहिर सी बात है उस समय लोगों को पेमेंट 2 रुपया 3 रुपया इससे ज़्यादा नहीं मिलता होगा। इस समय 2 रुपया 3 रुपया मिलना बहुत बड़ी बात थी। इस समय ये लोग 102 करोड़ का टर्नओवर था जो 57 करोड़ में आ गया। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट था, एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लॉथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, सो द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इसी बहाने स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो स्वदेशी चीज़ों का बनना शुरू हो गया और इसलिए इससे हमारे जो देसी हस्तकरघा उद्योग था वो भी शुरू हो गया। हैंडलूम इंडस्ट्री जो हमारे देश का अपना था वो इसी बहाने शुरू हुआ और उसको करने वाले जो कारीगर थे उनको भी काम मिलना शुरू हुआ। नाउ ब्रिटिश स्टार्टेड ब्रूटल मेथड टू सप्रेस द मूवमेंट। जाहिर सी बात है अभी तक वो लोग सो रहे थे, लेकिन जब भैया धंधा 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ जाए तब तो भाई कष्ट होता ही है। अब ब्रिटिशर्स लोगों ने
ब्रूटल मतलब अति भयंकर लाठीचार्ज, गोली, जिस तरीके से कोशिश की कर ली, जिस तरीके से भी इस मूवमेंट को दबाने का ब्रिटिश सरकार अब जाकर करने लगी। बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग के बारे में तो पता भी नहीं था। परंतु दुर्भाग्य ये था कि हमारा जो मोमेंट था, इतना पावरफुल मोमेंट था, ये धीरे धीरे स्लो पड़ गया। ये भी एक कारण है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई द नन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन। तो ये भी एक कारण, इसका जो कारण है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, खादी क्लॉथ्स आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो हाथ से बनता था, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता था, तो जाहिर सी बात है तो वो कॉस्टली हो गई। क्योंकि जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो मशीन से बनते हैं, उनका प्रोडक्शन टाइम कम होता है, वो सस्ता होता है। लेकिन जब हाथ से बनता है तो वो ज़रा महंगा ही होता है। द पुअर्स वर अनेबल टू बाय देम, जाहिर सी बात है जो पुअर पीपल थे वो लोग खरीद नहीं पाते थे। अल्टीमेटली वो लोग खादी को छोड़ के फिर से फॉरेन क्लॉथ्स की ओर ही बढ़ने लगे, क्योंकि वो सस्ता होता था। इंडियंस बॉयकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, लॉ, कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी लोगों ने कोर्ट को, कॉलेज को, स्कूल्स को, ये सब को जो बॉयकॉट किया था, ऑफिसर्स को, उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। बट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट कम अप। इस समय दूसरा विकल्प किसी के पास था ही नहीं, इसलिए टीचर्स एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड लॉयर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर कोर्ट्स। ये बहुत बड़ा बात है कि नन कॉपरेशन मूवमेंट कमज़ोर होने का, जिन लोगों ने, जिस ग्रुप ने, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ग्रुप ने जिस आंदोलन को इतनी मजबूती से आगे बढ़ाया, वो फिर से पीछे हटने लगे। कारण सबसे बड़ा ये था कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। तो ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट वर द स्टेप्स, या फिर व्हाई डिड द नन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, तो उसका ये सारा कारण है। नेक्स्ट, नन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। तो ये बेसिकली टाउन सिटी एरिया में कमज़ोर पड़ गया, लेकिन जो कंट्री साइड था, विलेज एरिया में नन कॉपरेशन मूवमेंट को जारी रखा गया। अवध में बाबा रामचंद्र ने पीजेंट्स मूवमेंट को जारी रखा, और जो लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार के अगेंस्ट में था, इन लोगों ने रिडक्शन ऑफ रेंट, जो किराया देते थे, और एबॉलिशन ऑफ बेगार। ये बेगार क्या होता है ना, फोर्स्ड लेबर होता है, ज़बरदस्ती जो बंधुआ मजदूर होता है, एकदम काम ही कर रहा है, उन लोगों ने बेगारी करने से साफ मना कर दिया। ये बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में ये सारा किया गया, लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार के अगेंस्ट में। साथ ही साथ बहुत गांवों में नाई धोबी ने बंद कर दिया। नाई धोबी बंद एक, इन लोगों ने अपना छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट किया था। नाई धोबी वैसे लोगों का ना कपड़ा धोएंगे, ना उनका दाढ़ी बाल बनाएंगे, उनको कोई अपना को किसी भी तरह का सेवा उनको नहीं देंगे। और इन लोगों ने अपने पंचायत में बैठकर ये शुरू किया था, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे बेसिकली ब्रिटिश के लिए काम करते थे, तो इन लोगों ने लैंडलॉर्ड के साथ ये काम शुरू किया कि उनका नाई धोबी का जो भी काम था ये सब बंद, उनके कपड़े, धोबियों ने कपड़े धोने बंद करवा दिए, और जो नाई थे उन लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध में उनको सेवा देना ही बंद करवा दिया। दे डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज, इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। धोबियों ने बंद कर दिया काम, सेवा देना बंद, और नाइयों ने भी सेवा देना बंद। और यहाँ पर इसी चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि गुडेम हिल्स, जो गुडेम पहाड़ी थे आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर ट्राइबल्स लोगों ने वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया अल्लूरी सीताराम राजू के अंडर। और ट्राइबल्स वांटेड टू गेट देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट। जाहिर सी बात है, ये ट्राइबल पीपल पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे, इनको फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया। तो इन लोगों को अधिकार चाहिए था कि भाई हम लोग को अपना जंगल वापस दो, हम लोग जी नहीं पा रहे सही ढंग से। तो इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट इस कारण जारी रखा, और ट्राइबल, ये अल्लूरी सीताराम राजू 1924 में पकड़े गए और उनको मृत्यु दंड मिला। साथ ही साथ वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ आसाम डिमांडेड टू राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द स्टेट्स। इनको ये माने अधिक आज़ादी चाहिए थी कि भाई वो अंदर बाहर आना जाना कर सके, घर वगैरह आना जाना कर सके। तो इसके विरुद्ध ये लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दे रहे थे। लेकिन इनको फिर से हाउएवर दे वर कॉट एंड ब्रॉट बैक, इनको वापस पकड़ के लाया गया, और इस तरीके से इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन शुरू हो रहा था वो कमज़ोर पड़ गया। अल्लूरी सीताराम राजू जब वो मारे गए तो वहाँ भी आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे आंदोलन
कमज़ोर पड़ा शहरों की ओर, लेकिन अभी भी गांव में कुछ कुछ जगह पर यह आंदोलन अभी भी चल रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने क्यों इस आंदोलन को पूरी तरीके से लिखित रूप से विड्रॉल किया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद किया गया। द मूवमेंट बिकम वायलेंट इन सम प्लेसेस। गांधी जी को यही सबसे बड़ा बात खटकता था कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को कभी फेवर नहीं करते थे। लेकिन ये आंदोलन धीरे 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 बहुत सारे जगह पर वायलेंट हो गया, वायलेंट रूप ले लिया, हिंसात्मक रूप ले लिया, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था फरवरी 1922 में चौरी चौरा एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है। पीपल टर्न वायलेंट एंड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। लोग यहाँ पर वायलेंट हो गए, उग्र रूप धारण किए और पुलिस स्टेशन के लोग जब वो लोग वहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस उनको रोक रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी। तो गांधी जी का कहना था बर्दाश्त करना है, लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही जो 22 पुलिसमैन थे उस स्टेशन के अंदर, उनको अंदर भर के पूरे स्टेशन को आग लगा दिया। 22 लोग जिंदा जल के मर गए। ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया इस मोमेंट ने और गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देना है। और साथ ही साथ गांधी जी ने ये भी देखा कि ये मूवमेंट अर्बन एरियाज़ में धीरे 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 स्लो पड़ गया है। लोग वापस मूवमेंट को, आंदोलन को ज्वाइन करना छोड़कर वापस अपने काम में चले गए हैं। तो इसलिए गांधी जी ये चारों तरफ का परिस्थिति को देखकर he thought that it was necessary to train the people in non-violent सत्याग्रह। गांधी जी को ये लगा कि भाई सत्याग्रह में ट्रेनिंग सबकी कमी है, अभी भी सत्याग्रह सही ढंग से लोग करना नहीं सीखे हैं, क्योंकि सत्याग्रह में हिंसा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। और इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, लीगली चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया फरवरी 1922 में। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आंदोलन हुआ, शुरू तो हुआ, बहुत अच्छा चला और बंद भी हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने जो डेफिनेशन दिया लोगों को वो बहुत मायने रखता है। स्वराज का जो डेफिनेशन दिया, ये स्वराज का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है कि स्वराज का आखिर मतलब क्या होता है। तो स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुआ। कम से कम इसी बहाने स्वराज की भावना थी लोगों के अंदर आई, यही बहुत बड़ी बात है। द टर्म स्वराज मीन्स सेल्फ रूल और डोमिनियन स्टेटस फॉर द कांग्रेस पीपल। कांग्रेस के लोगों के लिए स्वराज का मतलब था कि भाई सेल्फ रूल, हम लोगों का रूल, हम लोगों का अपना राज। डोमिनियन स्टेटस मतलब हम जहाँ रहेंगे हम लोगों के नियम चलेंगे जो लोगों के हित में रहेंगे। तो कांग्रेस के लोगों के लिए स्वराज का मतलब ये था। पीजेंट्स के लिए, जो मजदूर थे, अवध के पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था रिडक्शन इन टैक्सेस, एबोलिशन ऑफ बेगार और फोर्स लेबर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। अवध के जो किसान थे उनके लिए स्वराज का मतलब था भाई टैक्स में कटौती, बेगार जो बेगरिया करते थे, ज़बरदस्ती वाला फोर्स लेबर करते थे, वो बंद होना चाहिए, और सोशल बॉयकॉट, भाई सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जो भी लैंडलॉर्ड्स थे जो बहुत ही क्रूर होते थे, ऑप्रेसिव होते थे, दबंग मतलब जो गलत करते थे हमेशा, भाई उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, उनको समाज से ही बहिष्कार कर देना चाहिए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। इनको लग रहा था कि अगर स्वराज आएगा हमारे लिए तो टैक्स घट जाएगा, बेगरिया घट जाएगा और जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। नेक्स्ट है प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जो आसाम में थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग था राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट द प्लांटेशन। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि भाई हमें आज़ादी मिलेगी, हमारा अधिकार होगा कि हम जब मतलब ज़रूरत होगा प्लांटेशन एरिया से अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, और वेयर दे वेर एनक्लोज्ड एंड रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। क्योंकि प्लांटेशन एरिया में घुसने के बाद इनका जो कनेक्शन था अपने गांव से, अपने लोकल जगह से, वो बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया था। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि भाई फ्री होके आना जाना कर सके, जुड़ सके और लिंक स्थापित कर सके। इसके बाद है
ट्राइबल लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। जो गुडेम की पहाड़ियों में रहते थे आंध्र प्रदेश में, उनके लिए स्वराज का मतलब था राइट टू एंटर द फॉरेस्ट एंड कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रेज एनिमल्स एंड गिव अप फोर्स लेबर। इनको भी बेगार वाला काम करना पड़ता था, फोर्स लेबर करना पड़ता था। जो वहाँ के जो भी वहाँ पर ऑफिसर होते थे उनके लिए इन्हें फोर्स लेबर करना पड़ता था। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि भाई जंगल के अंदर जाना, जंगल के अंदर घुसने का अधिकार, जंगल के प्रोडक्ट्स को लेने का, कलेक्ट करने का अधिकार, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से जंगल के ऊपर ही डिपेंड होते थे। और साथ ही साथ अपने कैटल्स को ग्रेस करने का अधिकार। और ये जो ऑफिसर्स लोग थे जो इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, उससे मुक्ति पाने का अधिकार। तो बेसिकली ये नन कॉपरेशन मूवमेंट लोगों के दिल और दिमाग में एक बहुत बड़ा छाप छोड़ गया। 2 साल में लोगों को देश के प्रति एक बहुत ज़बरदस्त भावना का उदय हुआ। लोग सोचने लगे और धीरे 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 अल्टीमेटली ये तो 1920 और 22 की बात है, लेकिन लोगों के मन में जो चिंगारी जली वो धीरे धीरे बाद में बड़ा रूप बिल्कुल ली। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की है वो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं उस कमी को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी आशा के साथ मैं इस विदा लेता हूँ कि फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।